मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप सब लोग? होप सो स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, जैसा कि हमारी सेमेस्टर 2 की क्लासेस चल रही हैं, तो मेरे दोनों बैचेस चल रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स दोनों की क्लासेस में ले रहा हूं। तो अब मैं आपकी स्टैटिस्टिक्स की जो क्लासेस हैं उनको स्टार्ट करने जा रहा हूं। एमएमई 2 हमारा बिल्कुल पहली यूनिट ऑलरेडी खत्म हो चुकी है, तो आज से हम लोग स्टैटिस्टिक्स के लिए पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो मेरे बच्चों, जैसा कि आप लोगों ने सेमेस्टर 1 में स्टैटिस्टिक्स पढ़ा होगा, लेकिन मैंने आपको सेमेस्टर 1 में स्टैटिस्टिक्स नहीं पढ़ाया है, या जिन लोगों ने मेरे से नहीं पढ़ा है उनके लिए पहली एक या दो क्लास में स्टैटिस्टिक्स का जो बेसिक है, जो आपको एक्चुअली सेमेस्टर 2 के लिए पता होना चाहिए। देखिए, जो सारा सेमेस्टर 1 का स्टैटिस्टिक्स है वो तो पता होने की जरूरत नहीं है, बट जो बेसिक स्टैटिस्टिक्स है, जो सेमेस्टर 2 में हमें जिसकी नीड है, वो स्टैटिस्टिक्स कम से कम आपको मेरे बच्चों पता होना चाहिए। ठीक है? तो उसके बारे में जो है अब एक बार हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले तो, जैसे कि मैंने टॉपिक डाला है, बेसिक स्टैटिस्टिक्स फॉर सेम 2। तो सेमेस्टर 2 में जितना मुझे स्टैटिस्टिक्स चाहिए उसका बेसिक बैकग्राउंड अब हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इंट्रोडक्शन, मतलब स्टैटिस्टिक्स के बारे में थोड़ी सी एक बार हम बात कर लेते हैं। मेरे बच्चों, स्टैटिस्टिक्स होता क्या है? स्टैटिस्टिक्स बेसिकली एक साइंटिफिक स्टडी होती है जिसमें हम डाटा को कलेक्ट करते हैं, टेबुलेट करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं और एनालाइज करते हैं। तो डाटा क्या होता है? डाटा एक कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन को हम डाटा कहते हैं। वो जो कलेक्शन है इंफॉर्मेशन का, वो किसी भी टाइप का हो सकता है, जैसे प्राइमरी डाटा, सेकेंडरी डाटा, यूज्ड डाटा, अनयूज्ड डाटा, ऑर्डिनल डाटा, कार्डिनल डाटा। बहुत सारे टाइप का डाटा हो सकता है। तो जिस साइंटिफिक स्टडी में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं या डील कर रहे हैं, विच इज स्टैटिस्टिक्स, उसमें डाटा की कैटेगरी हम इस तरीके से डिफाइंड नहीं करते। स्टैटिस्टिक्स में जो डाटा डील किया जाता है वो दो कैटेगरी में डील किया जाता है। कैसे? पहली कैटेगरी मेरे बच्चों होती है जिसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी डाटा। फ्रीक्वेंसी डाटा, जिसको हम ऑब्जर्व्ड डाटा भी कहते हैं। ऑब्जर्व्ड डाटा भी कहते हैं। फ्रीक्वेंसी या ऑब्जर्व्ड डाटा का मतलब होता है कि आपके पास जो इंफॉर्मेशन है, जो कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन है, वो एग्जैक्टली डिफाइंड है, वो ऑब्जर्व्ड है। मतलब उसमें कोई एरर नहीं हो सकती। वो जो आपको दिया गया है वो एग्जैक्टली सेम है। दैट इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी डाटा। फ्रीक्वेंसी डाटा दो चीजों से मिलकर बनता है। एक होता है वेरिएबल एक्स और एक होती है कोरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी। वेरिएबल कैसे होता है? x1, x2 डॉट डॉट xn, फ्रीक्वेंसी f1, f2 डॉट डॉट fn। ये दोनों वेरिएबल्स मिलके एक वेरिएबल x और कोरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब होता है? फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है एन ऑब्जर्वेशन हाउ फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन द डाटा। मींस कोई भी नंबर कितनी बार रिपीट हुआ है। तो हम उसको बार बार नहीं लिखते। हम, अगर कोई नंबर मान लीजिए 4 बार रिपीट हुआ है, सपोज x1 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 x1, तो हम लिखेंगे x1 की फ्रीक्वेंसी 4 है। तो वो डाटा को रिप्रेजेंट करने में इजी रहता है मेरे बच्चों। सिंपल है बिल्कुल। तो ये तो था फ्रीक्वेंसी डाटा जो आप स्टैटिस्टिक्स में डील करेंगे। दूसरा जो मेरे पास डाटा होता है वो होता है प्रोबेबिलिस्टिक डाटा। जैसे फ्रीक्वेंसी डाटा होता है ऐसे ही प्रोबेबिलिस्टिक डाटा होता है। इसमें भी मेरे बच्चों दो चीजें होती है। एक वेरिएबल होता है x और एक होता है px। px का मतलब होता है द प्रोबेबिलिटी कोरस्पॉन्डिंग टू x। लेकिन यहां पर जो x होता है इसको हम वेरिएबल नहीं कहते, इसको हम क्या कहते हैं? रैंडम वेरिएबल। ठीक है? दिस हैज ए स्पेशल नेम। द नेम इज रैंडम वेरिएबल। मैं आगे चल के बच्चों क्लासेस में आपके साथ डिस्कस करूंगा रैंडम वेरिएबल प्रॉपरली, लेकिन अभी मैं डिफरेंस समझा रहा हूं कि प्रोबेबिलिस्टिक डाटा और फ्रीक्वेंसी डाटा में क्या फर्क होता है। तो जो रैंडम वेरिएबल होता है मेरे बच्चों एक्स, वो भी कुछ कुछ ऐसे ही वैल्यू लेता है, फॉर एग्जाम्पल x1 x2 xn। लेकिन कोरस्पॉन्डिंग जो px होता है वो फ्रीक्वेंसी नहीं होता, वो होता है प्रोबेबिलिटी। लाइक दिस वन, p1, p2 अप टू डॉट डॉट pn। कोई प्रॉब्लम नहीं है।
हम आगे चल के डील करेंगे इन सब चीजों को। अब इन दोनों डाटाज के रेस्पेक्ट में एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। जैसे कि मैंने बोला, इस डाटा को हम ऑब्जर्व्ड डाटा भी कहते हैं। इसका मतलब है ये डाटा बिल्कुल फिक्स है। जो प्रोबेबिलिस्टिक डाटा होता है मेरे बच्चों, इसको हम एक्सपेक्टेड डाटा भी कहते हैं। एक्सपेक्टेड डाटा का मतलब है अनुमानित। हम अनुमान लगा रहे हैं कि ऐसा होगा, ऑब्जर्व नहीं है, एक्सपेक्टेड है कि ऐसा होगा। तो इन दोनों में एक बहुत बड़ा फर्क है कि जब हम स्टैटिस्टिक्स में डाटा को एनालाइज करेंगे, तो डाटा अगर फ्रीक्वेंसी फॉर्मेट का है, तो जो भी एनालाइजेशन आएगा वो बिल्कुल एग्जैक्ट आएगा। लेकिन अगर डाटा प्रोबेबिलिस्टिक है, एस्टिमेटेड है, एक्सपेक्टेड है, तो जो भी एनालाइजेशन आएगा वो कंफर्म एक्सपेक्टेड आएगा, एस्टिमेटेड आएगा, अनुमानित आएगा, वो एग्जैक्ट नहीं आएगा। समझ गए? तो स्टैटिस्टिक्स का क्या डेफिनेशन था? स्टैटिस्टिक्स इज ए साइंस। अगर मैं चलो डेफिनेशन भी एक बार आपके सामने लिख दूं। स्टैटिस्टिक्स इज ए साइंस in which we collect data, tabulate data, analyzes the data। ठीक है? स्टैटिस्टिक्स का बेसिक रूट में ये मीनिंग होता है। तो स्टैटिस्टिक्स एक साइंटिफिक स्टडी है जिसमें हम डाटा को कलेक्ट करते हैं, टेबुलेट करते हैं, और हम देन डाटा को एनालाइज करते हैं। तो डाटा अगर दो टाइप का है, फ्रीक्वेंसी डाटा और प्रोबेबिलिस्टिक डाटा, तो अब बारी आती है कि डाटा को एनालाइज करने का क्या सेंस है। मेरे बच्चों, डाटा को एनालाइज करने का सेंस है कि डाटा में से जो भी गिवन डाटा है उसमें से कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना। अब वो यूजफुल इंफॉर्मेशन क्या होती है? वो यूजफुल इंफॉर्मेशन मेरे बच्चों चार होती है। नंबर वन, सेंट्रल वैल्यू, जिसको आप एवरेज भी कहते हैं। नंबर टू, डिस्पर्जन। नंबर थ्री, स्क्यूनेस। नंबर फोर, कुर्टोसिस। ठीक है? सो व्हेन वी से कि चलो बच्चों आज हम डाटा को एनालाइज करते हैं, इसका मतलब है उस गिवन डाटा की हम चार बातें कैलकुलेट करना चाहते हैं: सेंटर वैल्यू, डिस्पर्जन, स्क्यूनेस एंड कुर्टोसिस। चाहे वो डाटा किसी भी टाइप का हो, फ्रीक्वेंसी डाटा हो या प्रोबेबिलिस्टिक डाटा हो। ठीक है मेरे बच्चों? तो फ्रीक्वेंसी डाटा को मैं ज्यादा डीपली डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी डाटा को हम सेमेस्टर वन में डिस्कस करते हैं। मैंने बोला है कि मैं ब्रीफ दूंगा सिर्फ, ताकि मैं अपने कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस कर सकूं सेकंड सेमेस्टर के लिए। तो मेरे बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं प्रोबेबिलिस्टिक डाटा से। ठीक है? तो हम स्टार्ट करते हैं प्रोबेबिलिस्टिक डाटा से। जैसा कि मैंने अभी मेंशन किया आपको कि प्रोबेबिलिस्टिक डाटा दो चीजों से मिलकर बनेगा। एक होगा एक्स और एक होगा पी एक्स। एक्स क्या होगा? रैंडम वेरिएबल। और पी एक्स क्या होगा? प्रोबेबिलिटी फंक्शन। प्रोबेबिलिटी फंक्शन। कुछ लोग इसको प्रोबेबिलिटी भी कहते हैं, कोई बात नहीं, कहने दीजिए, वो बाद में देखेंगे क्या हो सकता है, बट ठीक है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फॉर ए सेकेंड रैंडम वेरिएबल। उसका रीजन है, पूरा सेमेस्टर टू रैंडम वेरिएबल के बेसिस पर ही वर्क करेगा। तो आपको एक बार पता होना चाहिए कि रैंडम वेरिएबल एक्चुअली में होता क्या है। रैंडम वेरिएबल आपने सेमेस्टर वन में पढ़े होंगे, कुछ स्पेसिफिक रैंडम वेरिएबल भी पढ़े हैं आपने, जैसे कि नॉर्मल रैंडम वेरिएबल। मैं भी आपको पढ़ाऊंगा, मेरा काम है ये। लेकिन डीपली आप एक बार समझिए होता क्या है मेरे बच्चों, मैं आपको समझाता हूं। जैसे जब भी आप स्टैटिस्टिक्स स्टार्ट करते हो या प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करते हो, तो सबसे पहले एक टर्म होती है एस, जिसका नाम होता है सैंपल स्पेस। क्या नाम होता है? सैंपल स्पेस। क्या होता है सैंपल स्पेस?
सैंपल स्पेस इज द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट। किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट के जो आउटकम्स होते हैं उनको अगर हम कलेक्ट करते हैं तो वहां पे एक सैंपल स्पेस बनता है। जैसे फॉर एग्जांपल, मान लीजिए मेरे पास दो फेयर कोइन है और मैं दोनों को टॉस करूं, तो आउटकम्स क्या आएंगे? या तो दोनों पे हेड आएगा, या तो एक पे हेड एक पे टेल, या तो एक पे टेल एक पे हेड, या तो दोनों पे टेल आएगा। और अगर इसको मैं कलेक्ट कर दूं, मतलब एक सेट बना दूं, तो दिस सेट इज व्हाट? एस। दिस इज सैंपल स्पेस। सो बेसिकली जो सैंपल स्पेस होता है वो मैथमेटिकली एक सेट होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दुनिया में बहुत सारे टाइप के सैंपल स्पेस हो सकते हैं, स्पेशली डिस्क्रीट सैंपल स्पेस और कंटिन्यूअस सैंपल स्पेस। डिस्क्रीट सैंपल स्पेस का मतलब होता है जिस सेट को काउंट किया जा सके। कंटिन्यूअस सैंपल स्पेस का मतलब होता है जैसे कोई इंटरवल है ना, जैसे एस इज इक्वल टू क्लोज इंटरवल 0 to 2। अब क्लोज इंटरवल 0 to 2 का मतलब है ये जो सेट है आपका एस, इसके अंदर 0 और 2 के बीच के सारे एलिमेंट इन्वॉल्व हैं जिनको आप काउंट नहीं कर सकते। आप ये नहीं बता सकते कि 2 के बाद क्या आएगा, नेवर। सो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड ए कॉन्टिन्यूअस सैंपल स्पेस। और ये जो है ये है डिस्क्रीट सैंपल स्पेस। तो बहुत सारे टाइप के मेरे बच्चों सैंपल स्पेस बनते हैं। अब बात यह है कि रैंडम वेरिएबल क्या होता है। क्वेश्चन तो यही था ओरिजिनल। अब मैं आपको समझाता हूं। रैंडम वेरिएबल एक्स से हम इसको डिनोट करते हैं। डीपली डिस्कशन सेमेस्टर 1 में आपने किया होगा। एक्चुअली में ये एक फंक्शन के तरीके से काम करता है जिसका डोमेन होता है सैंपल स्पेस और जिसकी रेंज होती है रियल नंबर, या कोडोमेन होता है रियल नंबर। तो रैंडम वेरिएबल एक्स इज नथिंग बट ए फंक्शन डिफाइंड ऑन ए सैंपल स्पेस टू द रियल लाइन। ये रूल है, ठीक। अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल मेरे पास सैंपल स्पेस है एस, विच इज हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। तो जिस तरीके से मैंने सैंपल स्पेस लिया है, अब आप समझ गए होंगे, मैंने दो फेयर कॉइन को टॉस किया है। नाउ आई डिफाइन ए फंक्शन एक्स सैंपल स्पेस से रियल लाइन पे। अब फंक्शन तो मैं डिफाइन करूंगा। आई डिफाइन द फंक्शन एज एक्स डब्ल्यू इज इक्वल टू नंबर ऑफ हेड्स। सर क्या ऐसे ही डिफाइन कर सकते हैं, किसी और तरीके से डिफाइन नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हो। आप लाखों करोड़ों फंक्शन डिफाइन कर सकते हो किसी भी सैंपल स्पेस पे, लेकिन मैं तो एक ही करूंगा ना भाई। जब आप बोलोगे सर दूसरा करो, मैं दूसरा कर दूंगा, लेकिन फिलहाल मैंने एक कर दिया। तो फंक्शंस के बारे में आपने पढ़ा होगा, फंक्शन किसी डोमेन के एलिमेंट पर डिफाइंड होता है और कुछ वैल्यू देता है। तो मैंने डिफाइन कर दिया एक्स डब्ल्यू इज इक्वल टू नंबर ऑफ हेड्स। यहां पर डब्ल्यू क्या है? डब्ल्यू एक एलिमेंट है आपके सैंपल स्पेस का, समझ गए? तो सबसे पहले एक्स जो डिफाइन होगा वो एच एच पर डिफाइन होगा, जो वैल्यू देगा 2। क्यों देगा? क्योंकि डब्ल्यू अगर सैंपल स्पेस का एलिमेंट है तो सैंपल स्पेस का पहला एलिमेंट है हेड हेड, और अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हेड हेड में कितने हेड है? 2, है ना। डेफिनेशन क्या है? नंबर ऑफ हेड्स। तो एक्स की वैल्यू एट हेड हेड इज 2। सिमिलरली एक्स की वैल्यू एट हेड टेल इज 1, एक्स की वैल्यू एट टेल हेड इज 1। नाउ एक्स की वैल्यू एट टेल टेल इज 0। बाकी तो कुछ रहा नहीं। तो अब अगर आपसे मैथमेटिकली ये पूछ लिया जाए कि इस फंक्शन की रेंज बताइए आर एक्स, भाई फंक्शन तो एक्स है ना, इसकी रेंज बताइए, तो आप एक सेकंड में फंक्शन की रेंज बताएंगे 0, 1 और 2। क्यों बताएंगे 0, 1, 2? क्योंकि जो आपका एक्स फंक्शन है वो सिर्फ 3 वैल्यू ले रहा है, या तो 0, या तो 1, या तो 1, या तो 2। अब किसी भी सेट में कोई एलिमेंट दो बार तो लिखा नहीं जाता, एक ही बार लिखा जाएगा। तो इस रैंडम वेरिएबल की जो रेंज हुई वो ही 0, 1 और 2। तो मेरे बच्चों आप लिखेंगे कैसे इसको? आप लिखेंगे x इज ए रैंडम वेरिएबल विच टेक वैल्यू 0, 1 and 2। समझ में आया? 0, 1 and 2 आप लिखेंगे। अब बारी आती है इसके प्रोबेबिलिटी फंक्शन की, कि px आप कैसे बनाओगे। समझिए, px का मतलब है आप p0 कैसे बनाओगे, p1 कैसे बनाओगे, p2 कैसे बनाएंगे। सिंपल, चलिए देखते हैं।
P0 का क्या मतलब है? P0 का मतलब है प्रोबेबिलिटी दैट x विल टेक वैल्यू 0। बिल्कुल सिंपल। अब एक बात आप बताइए, आपने प्रोबेबिलिटी का बेसिक रूल पढ़ा होगा, फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल केसेस। यस सर। अब यहां पे वेरिएबल की कितनी वैल्यूज हैं? सर 3 वैल्यूज हैं। लेकिन कैसे कैसे? सर 0 एक बार आया है, 1 2 बार आया है, और 2 भी एक बार आया है। तो 0 कितनी बार आया है? एक बार। टोटल कितने आउटकम्स हुए हैं? सर 0 1 1 2। इसका मतलब द प्रोबेबिलिटी इज 1/4, क्योंकि 4 आउटकम्स आपके आ सकते हैं। या तो 0 हो सकता है, या तो 1 हो सकता है, या तो 1 हो सकता है, और या तो 2 हो सकता है। तो 0 उसमें से सिर्फ एक बार आया है, दैट्स वाई 1/4। नाउ P1 इज व्हाट? प्रोबेबिलिटी दैट x इज इक्वल टू 1। अब जो 1 है वो 2 बार आया है, सो दैट्स वाई प्रोबेबिलिटी इज 2/4। नाउ P2, दिस इज व्हाट? प्रोबेबिलिटी दैट x इज इक्वल टू 2। अब ये कितने बार आया? एक बार, तो 1/4। इसका मतलब जो रैंडम वेरिएबल है, P0 की वैल्यू हो गई 1/4, P1 की वैल्यू हो गई 2/4, एंड P2 की वैल्यू हो गई 1/4। बन गया? तो आप ऐसे लिख लीजिए, या कुछ राइटर ऐसे भी लिखते हैं, x विल टेक वैल्यू 0 1 2 एंड द कोरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी इज 1/4, 1/2 एंड 1/4। नाउ दिस इज द प्रोबेबिलिस्टिक डाटा, जिसमें रैंडम वेरिएबल भी है और कोरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी भी है। तो सबसे पहले आप रैंडम वेरिएबल समझिए होता क्या है। ये बेसिकली एक फंक्शन होता है जिसका डोमेन कोई भी सैंपल स्पेस होता है। जब आप उस फंक्शन को डिफाइन करेंगे तो वो कुछ वैल्यू लेगा, और उन वैल्यूज के कोरस्पॉन्डिंग कुछ ना कुछ प्रोबेबिलिटी होगी, जिसको हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी मासेस, जिसको हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी मासेस। ठीक है मेरे बच्चों। अब बारी आती है टाइप्स ऑफ रैंडम वेरिएबल्स। मेरे बच्चों, रैंडम वेरिएबल्स दो टाइप के होते हैं। नंबर 1, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। सेकंड, कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। दोनों में फर्क होता है। ठीक। दुनिया का कोई भी रैंडम वेरिएबल हो, या दुनिया का कोई भी फंक्शन हो, जब वो डिफाइंड होता है, तो डिफाइंड तो फंक्शन हमेशा अपने डोमेन पर होता है, बट वो कैटेगराइज, उसका जो कैरेक्टरिस्टिक होता है वो उसके कोरस्पॉन्डिंग रेंज के साथ होता है। तो मेरे बच्चों, अगर आपके रैंडम वेरिएबल की जो रेंज है Rx, मैंने बताया था ना, दिस वन, रेंज कैसे निकालते हो आपके फंक्शंस की? अगर आपके रैंडम वेरिएबल की रेंज Rx काउंटेबल है, काउंटेबल समझते हो? ऐसा सेट जिसको काउंट किया जा सकता है, आइदर काउंटेबली फाइनाइट और काउंटेबली इनफाइनाइट, डजंट मैटर। तो अगर आपका रैंडम वेरिएबल काउंटेबल वैल्यूज ले रहा है, जैसे x1 x2 x3 xn अप टू सो ऑन, आइदर काउंटेबली फाइनाइट और काउंटेबली इनफाइनाइट, दैट रैंडम वेरिएबल इज कॉल्ड डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। सो बेसिकली ये जो रैंडम वेरिएबल है, दिस इज ए डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, क्योंकि x जो है वो 3 वैल्यू ले रहा है, 0 1 एंड 2, तो दिस इज काउंटेबल। ऐसे ही मेरे बच्चों, कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, अगर रैंडम वेरिएबल की रेंज कैसी है? अनकाउंटेबल है, मतलब जिसकी रेंज को काउंट नहीं किया जा सकता, तो उस रैंडम वेरिएबल को हम कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल कहते हैं। समझ गए? फॉर एग्जांपल, मान लीजिए आपके पास एक सैंपल स्पेस है एस, सपोज फॉर एग्जांपल क्लोज इंटरवल -4 से 4। एक चीज आपको समझा दूं, अगर आपको कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल डिफाइन करना है, तो आपका सैंपल स्पेस एक इंटरवल होना चाहिए, एक कंटिन्यूअस सैंपल स्पेस होना चाहिए। तो चलिए, मैंने ले लिया -4 से 4 इंटरवल, तो आप समझते होंगे इस इंटरवल का मतलब। नाउ आई डिफाइन ए फंक्शन एक्स सैंपल स्पेस से रियल लाइन पर। कैसे डिफाइन करूंगा वो तो मेरा काम है। एक्स डब्ल्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू स्क्वायर। सपोज आई डिफाइन एक्स डब्ल्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू स्क्वायर। अब यहाँ नंबर ऑफ हेड तो कर नहीं सकता, क्योंकि डोमेन के अंदर नंबर ऑफ हेड तो है नहीं। तो जैसा डोमेन है उसी हिसाब से मैं डिफाइन करूंगा। तो डिफाइन कर दिया एक्स डब्ल्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू स्क्वायर।
अब अगर आपको मैथमेटिक्स का थोड़ा सा भी नॉलेज होगा तो रेंज ऑफ एक्स अगर आपसे पूछा जाए तो रेंज बनेगा 0 to 16। रेंज बनेगा 0 to 16। इसका मतलब जो आपका रैंडम वेरिएबल एक्स आपने बनाया वो 0 से बड़ी इंक्लूडिंग 0 और 16 से छोटी इंक्लूडिंग 16 सारी वैल्यू लेगा। तो यू कैन से दैट एक्स विल टेक वैल्यू lies between 0 to 16. So this random variable will take uncountable values, क्योंकि 0 और 16 के बीच में कितनी वैल्यूज होती हैं आपको नहीं पता होता। समझ गए मेरे बच्चों? नाउ दिस रैंडम वेरिएबल इज कॉल्ड कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। ठीक है मेरे बच्चों? तो दो टाइप के रैंडम वेरिएबल होते हैं, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस। होते तो तीन टाइप के हैं, लेकिन यहां पर दो ही टाइप डिस्कस करेंगे, क्योंकि बाकी तो जब आप कभी एमए इकोनॉमिक्स एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर करेंगे तो वहां पे तीसरा इंट्रोड्यूस कराया जाता है, यहाँ पे आपको नीड नहीं है। अब देखिए मेरे बच्चों, जैसे रैंडम वेरिएबल अलग अलग होते हैं और ये अलग अलग समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि आगे जब आप थोड़ा सा काम करेंगे तो आपको सबसे पहले यही पता होना चाहिए कि आपका रैंडम वेरिएबल डिस्क्रीट है या आपका रैंडम वेरिएबल कॉन्टिन्यूअस है। डिस्क्रीट है तो अलग तरीके से बिहेव करेगा, कंटिन्यूअस है तो अलग तरीके से बिहेव करेगा। ठीक है? जैसे फॉर एग्जाम्पल अब टॉपिक लेते हैं इसमें जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स। मैंने बोला था ना कि जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है वो दो चीजों से मिलकर बनेगा। रैंडम वेरिएबल एक होना चाहिए, चाहे कंटिन्यूअस हो चाहे डिस्क्रीट हो, कोरस्पॉन्डिंग उसका प्रोबेबिलिटी होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी फंक्शन होना चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी फंक्शन ऑफ एक्स के बारे में बात करेंगे। तो मैंने बोला था आपको सबसे पहले आप जो भी बात करेंगे सबसे पहले आप ये बताएंगे कि रैंडम वेरिएबल किस टाइप का है। तो आपने बोला पहला, सर मेरा जो रैंडम वेरिएबल है वो है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। ठीक है? अब अगर आपका रैंडम वेरिएबल डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है तो आपने बोल दिया सर माय रैंडम वेरिएबल इज एक्स, विल टेक वैल्यू x1 x2 x3 डॉट डॉट xn। काउंटेबल वैल्यू लेगा, काउंटेबली फाइनाइट ले ले या काउंटेबली इनफाइनाइट ले ले, डजंट मैटर, बट काउंटेबल वैल्यू लेगा। नाउ आई डिफाइन ए फंक्शन px, I define a function px which will give us the probability corresponding to xi, like p1, p2, p3 dot dot pn. Now this function is called PMF. What? Probability mass function. So basically ये एक प्रोबेबिलिटी फंक्शन का ही पर्टिकुलर केस होता है, लेकिन जैसे ही आपने नाम लिख दिया डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, इसके नाम में ऐड हो गया मास फंक्शन। इसका एक बहुत डीप सेंस होता है बच्चों, लेकिन ज्यादा डीप नहीं जाऊंगा क्योंकि बच्चे कहते हैं कि सुधीर सर डीप नहीं चाहिए, आप नॉर्मल चीजें समझाइए। तो दिस इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। अब यहीं पे बच्चों अगर आपका रैंडम वेरिएबल कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल होता, समझ रहे हो, कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल होता तो सबसे पहले तो आप ये कहते कि सर एक्स लाइज बिटवीन ए टू बी, जैसे पिछले वाला था 0 to 16। ठीक? और फिर यहां पे मैं एक फंक्शन डिफाइन करता एफ ऑफ एक्स। कैसा डिफाइन करता? जो दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करता। नंबर वन, एक तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू लाइज बिटवीन 0 to ∞ होती। दूसरा, ए टू बी उसका जो इंटीग्रेशन की वैल्यू होती वो 1 के बराबर होती। सेम चीज यहां पर भी एप्लीकेबल है बच्चों। कैसे एप्लीकेबल है? एक तो जो पी आई आप बनाते हैं वो लाइज बिटवीन 0 to 1 होता है, पहला पॉइंट। और जो दूसरा होता है टोटल समीशन आई गोज फ्रॉम 1 to n पी आई, वो बराबर होता है 1 के। तो यहां पे डिस्क्रीट फिनोमिना है, ये डिस्क्रीट फिनोमिना है तो हम सम करते हैं, ये कंटिन्यूअस फिनोमिना है तो हम इंटीग्रेशन करते हैं। ठीक? तो डिस्क्रीट के केस में टोटल प्रोबेबिलिटी 1, कंटिन्यूअस के केस में टोटल इंटीग्रेशन 1 के बराबर बनता है। तो रैंडम वेरिएबल की कैटेगरी क्या बनी? डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस। अगर डिस्क्रीट है
तो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन डिफाइन होगा, जहां से हम प्रोबेबिलिटी मिलेगी। अगर कंटिन्यूअस है तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन डिफाइन होगा। हु इज द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन? एनी फंक्शन एफ एक्स, है ना। दिस इज व्हाट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, पीडीएफ, पीडीएफ। हु इज पीडीएफ? सेटिस्फाई टू कंडीशंस, नंबर 1 एंड नंबर 2। समझ गए बच्चों? तो दो टाइप के हमारे रैंडम वेरिएबल होते हैं, उनके दो टाइप के कोरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी फंक्शंस होते हैं, एक मास फंक्शन और एक डेंसिटी फंक्शन। ठीक है। अब एक नेक्स्ट टॉपिक आता है आगे बढ़ने से पहले, बहुत फेमस है, जिसका नाम है पीडीएफ। क्या है? कुमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। आप समझिए मेरे बच्चों, गौर से समझिए। आपने कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पढ़ा होगा, बिल्कुल वहीं से कॉन्सेप्ट लिया गया है। जब आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ाते थे या फ्रीक्वेंसी डाटा पढ़ाते थे, तो उसमें वेरिएबल होता था, एक फ्रीक्वेंसी होती थी, एक कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती थी। ऐसे ही आज हम एक रैंडम वेरिएबल है, एक प्रोबेबिलिटी है और एक कुमुलेटिव प्रोबेबिलिटी है, लेकिन हम कुमुलेटिव प्रोबेबिलिटी नाम ना रख के कुमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इसको कहते हैं। जो काम कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी करती है, वही काम कुमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन करता है। कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या करती थी? किसी पॉइंट से पीछे तक की सारी फ्रीक्वेंसी का ऐड करते थे। यहां पर किसी पॉइंट से पीछे तक की सारी प्रोबेबिलिटी का ऐड करेंगे। इसका मतलब, आप एक फंक्शन डिफाइन करना चाहते हैं, जिसको आप ऐसे डिनोट कर सकते हैं या आप जिसको ऐसे डिनोट कर सकते हैं। तो कैपिटल एफ से हम डिनोट करते हैं सीडीएफ को। होता क्या है? एफ ऑफ एक्स टी। CDF की वैल्यू एट t is nothing but the probability that x is less than equal to t for all t belongs to real number। समझ गए? बिल्कुल सिंपल है मेरे बच्चों, कोई ऐसा इसमें रॉकेट साइंस नहीं लगाया मैंने। तो जैसे कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी किसी पॉइंट तक का फ्रीक्वेंसी का सम करती थी, ऐसे ही CDF क्या करता है? किसी पॉइंट तक की प्रोबेबिलिटी का सम करता है। अगर डिस्क्रीट है तो सम कर देगा, और अगर कंटिन्यूअस है तो इंटीग्रेट कर देगा। आप समझिए, है ना। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल, एक्स आपका रैंडम वेरिएबल है, पहला केस में लेता हूं, विच टेक वैल्यू x1 x2 डॉट डॉट xn, और प्रोबेबिलिटी क्या दी हुई है? p1 p2 डॉट डॉट pn। और आपसे पूछा जाए f ऑफ x t बताइए, तो अकॉर्डिंग टू रूल प्रोबेबिलिटी दैट x इज लेस देन इक्वल टू t, फॉर एग्जांपल। तो मेरे बच्चों, नाउ दिस इज इक्वल टू समीशन i गोज फ्रॉम 1 टू t p ऑफ x i। समझ गए? तो जहां तक भी t की वैल्यू उसको चाहिएगी, वहां तक की प्रोबेबिलिटी का वो सम कर देगा। ठीक। सिमिलरली, अगर आपका रैंडम वेरिएबल कंटिन्यूअस होता, सपोज x लाइज बिटवीन a टू b, और उसका डेंसिटी फंक्शन होता f ऑफ x, और आपसे पूछा जाता f ऑफ x t बताइए, तो दिस इज वेरी सिंपल, a टू t f ऑफ x dx। तो लोअर बाउंड्री से लेकर वहां तक चले जाते हैं जहां तक का प्रोबेबिलिटी आपसे पूछा गया है। बिल्कुल सिंपल है, कोई क्वेश्चन नहीं ले रहा हूं। रीजन है क्योंकि मुझे शॉर्ट में अपनी बात समझानी है आपको, क्योंकि मेरा सेमेस्टर 2 है। जब सेमेस्टर 1 पढ़ाते हैं तो बहुत डीपली पढ़ाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए डिस्कस करते हैं, बट यहां नहीं कर रहा हूं बच्चों, मजबूर हूं मैं। ठीक है। अब जो अगला टॉपिक मुझे चाहिए होता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज व्हाट मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन। मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन। मेरे बच्चों, अगर आप एक चीज को नोटिस करें कि जब आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ाया जा रहा था, उसमें जितने भी आपने मेजरमेंट किए, चाहे वो सेंट्रल वैल्यू हो, डिस्पर्जन हो, स्क्यूनेस हो, कुर्टोसिस, कितने भी किए, सबके सब बेसिकली अर्थमेटिक मीन की फॉर्म में लिखे जा सकते थे, चाहे वो कुछ भी हो। कहीं ना कहीं हम उनको
अर्थमेटिक मीन की फॉर्म में लिख सकते थे। ऐसे ही जब हम प्रोबेबिलिस्टिक डाटा को डिस्कस करते हैं मेरे बच्चों, तो जितने भी फॉर्मुलेशंस होते हैं उन सबको हम मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशंस की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन की फॉर्म में अगर आप लिख सकते हैं, एक सेकंड बच्चों, अगर आप मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो सर मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन होता क्या है? वेरी सिंपल, देखिए, मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन इज डिनोटेड एज एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स। कोई बात नहीं, एक्चुअली जैसे सेंट्रल वैल्यू होता है, ये भी सेंट्रल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, ज्यादा डीप में नहीं जा रहा हूं। अर्थमेटिक मीन सेंट्रल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है फॉर ए फ्रीक्वेंसी डाटा। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स या मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन रिप्रेजेंट करता है सेंट्रल वैल्यू को ऑफ द रैंडम वेरिएबल या सेंट्रल वैल्यू ऑफ द प्रोबेबिलिस्टिक डाटा। अब बारी आती है कि चलिए सर रिप्रेजेंट कर दिया, मतलब डीप में नहीं जा रहा हूं, सिंपल बातें पढ़ा रहा हूं, वैसे तो बहुत मतलब होते हैं इन चीजों के, कभी आगे चल के हम बात भी कर सकते हैं इस बारे में। तो मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन, चलो सर ठीक है, आपने हमें मतलब समझा दिया। हाउ टू कैलकुलेट इट, आप इसको कैलकुलेट कैसे करोगे? फिर से वही बात है मेरे बच्चों, ये कैलकुलेट, इसका कैलकुलेशन इस बात पे डिपेंड करेगा कि आपका रैंडम वेरिएबल है क्या, डिस्क्रीट है या कंटिन्यूअस है। समझिए आप बात को। तो वही पहला केस, अगर मेरा रैंडम वेरिएबल डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है सपोज, ठीक, तो कैसे वैल्यू लेगा? एक्स विल टेक वैल्यू x1 x2 डॉट डॉट xn, और मान लीजिए px है p1 p2 डॉट डॉट pn। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ x इज डिफाइंड एज x1 इंटू p1 प्लस x2 इंटू p2 प्लस डॉट डॉट xn इंटू pn। नाउ दिस इज व्हाट समीशन I goes from 1 to n xi into pi। वेरी सिंपल। अगर यहीं पे आपका जो रैंडम वेरिएबल हम ले रहे हैं मेरे बच्चों, मान लीजिए ये मेरा डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का ए पार्ट है, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का बी पार्ट लेते हैं। जैसे मान लीजिए माय रैंडम वेरिएबल x इज नथिंग बट x1 x2 डॉट डॉट xn अप टू डॉट डॉट। एक केस ले लेता हूं जिसमें मेरा रैंडम वेरिएबल काउंटेबली इनफाइनाइट वैल्यूज ले रहा है। तो चलिए जी, प्रोबेबिलिटी डिफाइन कर देते हैं आप लोगों के लिए, विच इज व्हाट p1 p2 डॉट डॉट pn अप टू डॉट डॉट, डिफाइन कर दिया। अब नाउ एक्सपेक्टेशन ऑफ x इज नथिंग बट समीशन I गोज फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी xi इंटू pi। आप चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं x1 इंटू p1 प्लस x2 इंटू p2 प्लस डॉट डॉट xn इंटू pn प्लस डॉट डॉट। दैट्स इट, ज्यादा डीप में नहीं जा रहा हूं, ये मैं पहले ही बोल रहा हूं आपको, ठीक है। चलिए, अब यहीं पे अगर आपका दूसरा रैंडम वेरिएबल होता, दैट इज कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल होता, तो कैसे होता? x लाइज करता बिटवीन सपोज a टू b, और उसका डेंसिटी फंक्शन आपको गिवन होता। तो आप एक्सपेक्टेशन ऑफ x अगर कैलकुलेट करते, तो इंटीग्रेशन बिटवीन a टू b x इंटू डेंसिटी फंक्शन इंटू dx, दैट्स इट। दिस इज द सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन ऑफ x, जो रिप्रेजेंट करता है सेंट्रल वैल्यू ऑफ द प्रोबेबिलिस्टिक डाटा, जो रिप्रेजेंट करता है सेंट्रल वैल्यू ऑफ द प्रोबेबिलिस्टिक डाटा। दिस इज एस्टिमेटेड या एक्सपेक्टेड वैल्यू। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ एक्सपेक्टेड या एस्टिमेटेड डाटा के कोरस्पॉन्डिंग ही बनाया जा रहा है। तो मैंने आपको बोला था, जिस फॉर्मेट का डाटा होता है उसी फॉर्मेट पर हम वर्क करते हैं मेरे बच्चों। तो अगर ऑब्जर्व्ड डाटा होता तो कैलकुलेशन बिल्कुल एग्जैक्ट आती, अगर डाटा आपका प्रोबेबिलिस्टिक है तो कैलकुलेशन भी एस्टिमेटेड ही बनेगी, ठीक है। अब सेकंड जो मेरा, जैसे मान लो ये मेरा एक कैरेक्टरिस्टिक था मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन, ऐसे ही मेरा जो दूसरा कैरेक्टरिस्टिक आता है दैट इज वेरिएंस, दैट इज वेरिएंस। होप सो आपने सुना होगा। वेरिएंस जो होता था वो मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्जन का बेस्ट मेजरमेंट होता था।
4 मेजरमेंट मैंने आपको बताए थे, सेंट्रल वैल्यू, डिस्पर्जन, स्क्यूनेस एंड कुर्टोसिस। तो सेंट्रल वैल्यू का मेजरमेंट हमने दे दिया आपको। अब बारी आती है डिस्पर्जन के मेजरमेंट की। डिस्पर्जन का जो बेस्ट मेजरमेंट हुआ करता था, शायद आपने पढ़े होंगे, डिस्पर्जन के 4 मेजरमेंट हुआ करते थे: रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, रूट मीन स्क्वायर डेविएशन। सबसे लास्ट में हुआ करता था वेरिएंस। ठीक है, तो यहां पर भी वेरिएंस टर्म का इस्तेमाल होता है। तो वेरिएंस ऑफ द रैंडम वेरिएबल एक्स इज डिफाइंड एज एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, विच इज सेम एज एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। सिंपल, पढ़ा होगा आपने। अब एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स निकालनी तो मैंने आपको सिखा दी। अब एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर कैसे निकलेगी? एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इज नथिंग बट समीशन आई गोज फ्रॉम 1 to n एक्स आई स्क्वायर इंटू पी आई। सिर्फ वेरिएबल का स्क्वायर करना है, बाकी सब चीजें सेम। या फिर और करके लिख देता हूं, समीशन आई गोज फ्रॉम 1 to इंफिनिटी एक्स आई स्क्वायर इंटू पी आई। और करके लिख देता हूं ए टू बी एक्स स्क्वायर इंटू एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। आप समझ गए होंगे। अगर आपका रैंडम वेरिएबल डिस्क्रीट है, काउंटेबली फाइनाइट वैल्यू लेता है तो ऐसे बनेगा, काउंटेबली इनफाइनाइट वैल्यू लेता है तो ऐसे बनेगा, और कंटिन्यूअस वैल्यू लेता है तो ऐसे बनेगा। अब एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर मिल गया आपको, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स मिल गया, उसका होल स्क्वायर कर देंगे तो आपको इजीली इस फॉर्मूले से वेरिएंस ऑफ एक्स मिल जाएगा मेरे बच्चों। बिल्कुल सिंपल है। कोई भी टिपिकल टास्क यहां तक आपको शायद नहीं हुई होगी जितना मैंने आपको पढ़ाया। वेरी सिंपल। ये मेरे बच्चों बिल्कुल बेसिक्स है। ऐसे ही हम स्टूनेस के बारे में बात करेंगे, ऐसे ही हम कुर्टोसिस के बारे में बात करेंगे। हर चीज के बारे में हम बात कर सकते हैं। शायद आपने स्टूनेस और कुर्टोसिस हो सकता है उतने अच्छे से ना पढ़े हो, तो ठीक है, अभी अब सेकंड सेमेस्टर में उतनी मुझे प्रॉब्लम नहीं है। जब आएगी तो मैं आपसे प्रॉब्लम डिस्कस करूंगा। मेरे बच्चों, ये मेरा पहला लेक्चर था आप लोगों के लिए, बिल्कुल बेसिक। एक लेक्चर मैं और लूंगा जो कि रैंडम वेरिएबल्स पर बेस्ड होगा, स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशंस पर बेस्ड होगा। जैसे बर्नौली है, बाइनोमियल है, एक्सपोनेंशियल है, नॉर्मल रैंडम वेरिएबल है स्पेशली। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि सेकंड सेमेस्टर और फर्स्ट सेमेस्टर की स्टैटिस्टिक्स में क्या सिमिलैरिटी है और क्या डिफरेंस है, ताकि आपको 2 क्लासेज में ये पता चल जाए कि हमने फर्स्ट सेमेस्टर में क्या करना था, क्या किया, सेकंड सेमेस्टर में हम क्या करना चाहते हैं। ठीक है मेरे बच्चों, होप सो आपको समझ में आया होगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच। फिर भी अगर कोई डाउट या कंफ्यूजन है मेरे बच्चों, आप डिस्कस कर सकते हैं।